नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज़ पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। अलीगढ़ में जहरीली मौतों का खेल, एक हफ्ते का वक्त लगभग बीत चुका है और अभी भी लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कोविड की दूसरी लहर थम रही है, तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में जहरीली शराब का खेल उजागर हो रहा है। जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। बात अलीगढ़ की करें तो शुरुआत में 11 मौतों से शुरू हुआ सिलसिला अब लगभग 85 मौतों के आसपास आ चुका है। आखिर इन जहरीली मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि आखिर इस पर क्यों जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जहरीली मौतें, चुप्पी आखिर क्यों? साल के शुरुआती 5 महीने ही बीते हैं, लेकिन इन 5 महीनों का रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 11 जिले, और अब तक इन अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से 100 से ज़्यादा मौतें। अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि ये किस तरह की मौतें हैं। कैसे ये लोग जो असमय ही काल के गाल में समा गए, क्या इन मौतों को रोका नहीं जा सकता था? और जब ये मौतें हो जाती हैं तो आनन फानन में कार्रवाई की जाती है, टीम गठित की जाती है, जांच बैठा दी जाती है, लेकिन नतीजा वही होता है, ढाक के 3 पात। फिर हम कुछ दिन बाद किसी और जिले में जहरीली मौतों पर चर्चा कर रहे होते हैं। पिछले 15 दिन पुराना उदाहरण देना चाहेंगे, जब 3 अलग अलग जिलों उत्तर प्रदेश के बदायूं, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में जहरीली शराब से ही करीब करीब 30 मौतें हुई थी। और अब 1 महीने का वक्त भी नहीं बीता है, हम फिर से अलीगढ़ में 85 मौतों की खबर पर चर्चा कर रहे हैं। तो आखिर जिम्मेदार कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? आखिर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों होगी, और जहरीली मौतों का यह सिलसिला कब थमेगा? चर्चा करेंगे इसी पर हम, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड मामले में अब तक 87 लोगों की मौत हुई है। कई का इलाज अस्पताल में चल रहा है। करीब 13 लोगों की आंख की रोशनी जा चुकी है और करीब 22 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के लिए मिलने वाला जहर कहीं और से नहीं, बल्कि ताला नगरी के स्याही सैनिटाइजर फैक्ट्री और थाना अकराबाद के पनेठी चौकी इलाके से ही दिया गया था। शराब तस्कर 50,000 का इनामी विकास की सूचना पर पुलिस और आबकारी और प्रशासन की टीम ने इन फैक्ट्रियों के संचालक कारोबारी विजेंद्र कपूर व उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर फैक्ट्री से 40,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल और 203 ड्रम बरामद किए थे। जहरीली शराब से हुई मौत मामले में अब तक पुलिस ने 50,000 के इनामी व 3 मुख्य आरोपी सहित 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ने कुल 90,000 लीटर अवैध अल्कोहल बरामद किया है। खाली बोतलें, पौवे, ढक्कन, मोहरे, होलोग्राम सहित भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की गई है। साथ ही 2 सीओ, 3 थाना अध्यक्ष, 2 चौकी इंचार्ज व 7 आबकारी अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सवाल ये है कि अगर इस तरह की तेजी पहले दिखाई गई होती तो शायद मौतों का ये सिलसिला शुरू ही नहीं होता। और अब जब लापरवाही पर जवाब देने का वक्त आया है तो जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो इन जहरीली मौतों के लिए वहाँ की स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में है, वहाँ का आबकारी विभाग सवालों के घेरे में है, वो मंत्री जिनको ये पद दिया गया है वो भी सवालों के घेरे में हैं कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। क्यों बार बार एक ही खबर पे चर्चा की जाती है? क्या लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती हैं कि वो जहरीली शराब की भेंट चढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे? तो चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि क्या कुछ कह रहे हैं उससे पहले सुन लेते हैं। धन्यवाद रजनी जी। आज की इस वर्चुअल सभा में मैं प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही इस वर्चुअल सभा में जुड़े हुए
सभी हमारे सम्मानित महापौर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षगण, हमारे सभी पार्षद और सभासदगण, उन सबका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत विषम परिस्थिति डालेंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं बताया। केवल केजरीवाल को गाली गुफ्तार, केजरीवाल को बुरा भला, केजरीवाल को बुरा भला कहना। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। देश के लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे गाली सुनना नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह गया देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक? कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करिए और जनता जब सोच रही हो कि संबित पात्रा जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे और बता के जाएंगे कि कहां है 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन, तो आप केजरीवाल जी को गाली देकर और पतली गली से निकल जाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है। पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है? केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से कौन सा प्रॉफिट कमा के प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि आज देश के युवाओं को फ्री में लगाने के लिए किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। ये 36,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीन पे खर्च करने के लिए रखे थे, या यह सोचा था कि 36,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे वैक्सीन को पिछले दरवाजे से प्राइवेट अस्पतालों को बेच के और विदेशों में बेच के? इसका जवाब दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। आप देश की सत्ता में बैठे हैं, आप केंद्र की सत्ता में बैठे हैं। आप अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी सरकार को समझाइए कि देश को केजरीवाल के प्रति गालियां देने की सुनने की जरूरत नहीं है, देश को अभी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। जब चुनाव होगा, जब समय आएगा, खूब गाली जी भर के दे लेना, लेकिन इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन की व्यवस्था कराइए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को भी अगर कोरोना से बचाना है तो वैक्सीन से ही बचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गुफ्तार करके नहीं बचेंगे। आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 गालियां देके केजरीवाल को निकल जाते हैं, बताते नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी और क्यों आएगी, क्यों नहीं आ रही आज। इसका जवाब दें। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी केंद्र सरकार को इस बात के लिए जवाबदेह बनाए कि 36,000 करोड़ रुपए जो रखे गए थे वैक्सीन के, देश में वैक्सीन बनने के 8 महीने बाद भी वैक्सीन की इतनी किल्लत क्यों है। इस फेलियर को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार करे कि हां, हमने मठ मार दिया पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हमने बंटाधार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया हमने। इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और उस पर काम करना शुरू करे और देश को बताए कि 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कब आएगी, कब मिलेगी हमारे देश के नौजवानों को और बच्चों को वैक्सीन। शनिवार इतवार को पूरी तरह से हो और लगभग हमारे यहाँ जो कूड़े अड्डे हैं उनमें भी हम लोग डेली छिड़काव कराना, वहाँ पर हम लोगों को वहाँ से कूड़ा उठना। ठीक है।
तो सुन रहे थे आप दो अलग अलग जगह से लाइव कॉन्फ्रेंस, जहां पर एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बातचीत कर रहे थे स्वास्थ्य और कोविड के बारे में, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो नवनिर्वाचित पंचायत चुनाव के सदस्य हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे, सभी जानकारियां ले रहे थे। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज अलीगढ़ जहरीली शराब से हुई मौतों पर। 85 मौतें अब तक हो चुकी हैं। क्या ये 85 मौतें इतनी सस्ती हैं कि इन मौतों को मौतें हुई और भूल जाना चाहिए? क्या सख्त कार्रवाई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है? क्यों हर बार ऐसा होता है कि हम लोग मौत होने के बाद चर्चा कर रहे होते हैं और चर्चा सबसे ज़्यादा सुर्खियां तब बटोरती है जब आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अलीगढ़ उसकी बानगी है। एक हफ्ते के बाद 11 मौतों से शुरू हुआ सिलसिला अब लगभग 100 के करीब पहुंचने को है। तो इन 100 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन इन सब की जवाबदेही देगा? क्यों आखिर इस पे चुप्पी साध रखी है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? तो आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पूर्व आबकारी अधिकारी चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शुरुआत चंद्रशेखर जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। अब जो अलीगढ़ में मौतें हुई हैं, कोई नई बात नहीं है कि जहरीली शराब से मौतों पर चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग वक्त पर जहरीली शराब से मौतों की खबर आती रहती है, लेकिन आखिर क्यों ये सिलसिला रुक नहीं पाता है? आबकारी विभाग को कहाँ दिक्कत आती है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब मौतें हो गई, पुलिस की छापामारी हुई, आबकारी विभाग वहां पहुंचा, तमाम बोतलें बरामद की गई, शराब से संबंधित बनाने का सामान और केमिकल्स वो सब बरामद किए गए। आखिर किस तरह ये धंधा पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ही फलता फूलता है और जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती? कहाँ पर समस्याएं आती हैं? चंद्रशेखर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ये सवाल मैं आप ही से पूछ रही हूँ। जी, तो फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन पास चलते हैं। अभिषेक, एक हफ्ता हो गया है अलीगढ़ में हुई मौतों को। अब ये संख्या बढ़ के 85 हो चुकी है, बड़ा आंकड़ा हो चुका है। इन्हें 85 मौतों के तौर पे नहीं, 85 परिवार जुड़े होंगे इन मौतों के साथ। उस तरह से देखा जाए कि कैसे वो परिवार बिखर गए, उन परिवारों में क्या चूल्हा जल पाया है? क्यों आखिर इतनी ज़्यादा ढील दी जाती है? कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है कि मौतों की संख्या इतनी बढ़ जाती है? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, तो बता दें आपको, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अलीगढ़ में जहरीली मौत, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। कितने लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और उससे भी बढ़कर कितनों ने अपनी आंख की रोशनी गंवा दी है। अभी भी उनकी हालत गंभीर है। अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि शराब के रूप में अगर ये सस्ता केमिकल लोगों के शरीर के अंदर जाएगा तो किस तरह का असर करेगा। सबसे बड़ी लापरवाही उस स्तर पे कि आखिर ये जहरीली शराब उस आम जनता तक पहुंच कैसे जाती है। उन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे वो जहरीली शराब की भट्टियां धधकती हैं प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे। क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? तो हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक के साथ ही पहला सवाल लेते हैं। अभिषेक, 85 मौतें, बहुत बड़ा आंकड़ा। कब सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है? कुछ लोगों को निलंबित करके, इनाम घोषित करके, जांच बैठा करके खाना पूर्ति कर ली जाती है, लेकिन कितना जरूरत है अब कि इसमें जांच हो और जांच पारदर्शी हो, ताकि निकल करके सामने आए कि किसकी मुख्य तौर पे गलती थी इसमें, कौन इसका सरगना था, कौन साथ दे रहा था? ऐश्वर्या जी, इससे पहले भी हमने जब भी चर्चा करी है इस बात पर, चाहे वो मौतों के आंकड़े हो, सिंडिकेट की बात करें,
लेकिन कहीं ना कहीं सफेद पोशों का संरक्षण एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, और यही वजह है कि वो सफेद पोशों का नाम कभी आता नहीं। उनकी जगह कुछ डमी को सिंडिकेट का बताकर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है, एसटीएफ लग जाती है, इनामी घोषित कर दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, और फिर कुछ समय बाद या साल या 6 महीने बाद हम फिर उन्हीं लोगों का नाम सुनते हैं कि वो किसी और जिले में इसी तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, उनके ऊपर फिर से इनाम घोषित हुआ और फिर उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन क्या नकली शराब बिकना बंद हुई? नहीं, और ये लंबे समय से चल रहा है। राजनीतिकरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में शराब सीधे तौर पर राजनीति से भी जुड़ी हुई है कि कई ऐसे पंचायत चुनाव की बात की जाए, कई लाखों लीटर शराब पकड़ी जाती है और कहीं ना कहीं ये वही शराब होती है। कई बार जो कंसंट्रेशन होता है मेथनॉल का, एथेनॉल का, वो सही होता है, लोग शराब पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। कई बार वो सदे हाथ कुछ गलत डाल देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कहा जाए कि एक्साइज को दरकिनार करके और शराब को अपने मर्जी से कहीं पर भी बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो शराब की जगह जहर बन जाती है। लोग सेवन करते हैं, अपनी जान खो देते हैं। ऐसा ही कुछ अभी हमने फिर देखा कि कैसे उन शराब की बोतलों को फेंका गया और कुछ मजदूरों ने, भट्टा मजदूरों ने उसे उठाया और फिर उसका सेवन किया और अपनी जान गंवाई है। लेकिन इन सारी बातों के पीछे आबकारी विभाग के अपने ढांचे की भी एक बहुत बड़ी कमी है। पूरे उत्तर प्रदेश में बात करें तो आबकारी विभाग के दरोगा सिपाहियों को मिलाकर 1000 की भी पूरी गिनती नहीं होगी। जो कांस्टेबल्स रिटायर हो गए उनकी दोबारा भर्ती नहीं निकली। सब इंस्पेक्टर की पद दशकों से खाली है, सब इंस्पेक्टर नाम का कोई पद ही नहीं बनाया गया। हालांकि सैलरी स्लैब वही दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा। और संवैधानिक तौर पर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही अधिकार है कि वो जाकर किसी दुकान पर स्टॉक चेक कर सके, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को नहीं। साथ ही साथ संसाधनों का इतना बड़ा अभाव है आबकारी विभाग में, पूरे जिले में सिर्फ एक गाड़ी होती है, यानी एक व्हीकल से पूरे प्रदेश, पूरे जिले की जितनी भी शराब की दुकानें उन्हें चेक करना होता है। तो ये अपने आप में संभव नहीं है। आबकारी विभाग को भी दोष दें तो उनके पीछे जो संसाधन, जो पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, वो भी उतना ही बड़ा दोषी होगा। और कहीं ना कहीं सिंडिकेट, जिसका नाम हम बार बार लेते हैं, जिसमें कई एक सफेद पोश हैं जो गाहे बगाहे तौर पर जुड़े रहते हैं। सही कहा आपने। अब उस सिंडिकेट को तोड़ने की जरूरत है, उन नामों के उजागर होने की जरूरत है जो जहरीली शराब का ये धंधा कर रहे हैं। धंधा फल फूल रहा है, उससे आम जनता जहरीली नींद सो जा रही है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी चंद्रशेखर सर, आपको एक लंबा अनुभव है आबकारी विभाग का। इस वक्त जो लगातार हर एक हफ्ते में किसी न किसी जिले से जहरीली मौत की खबर आ जाती है, कितना आबकारी विभाग को भी माना जाए कि वो भी जवाबदेह है, उस स्तर पे भी लापरवाही हुई, या आपके ऊपर भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं वहां तक पहुंचने में? क्या ये पूरा मामला रहता है? दरअसल आबकारी विभाग जो है कि हम सदैव से, हमेशा से, चाहे जो भी सरकारें आई हैं, मैं 25-30 साल से देख रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष 100, 50, 20, मतलब कोई निर्धारित संख्या नहीं है, मृत शराब पी करके, अवैध शराब पी करके होना ही होना है। लेकिन बार बार फिर यही एक काम रह जाता है कि तुरंत इंस्पेक्टर सिपाही, थाने के इंस्पेक्टर सिपाही सभी को निलंबित कर दिया जाए। बस इतना कार्य करके और विभाग, सरकार अपना जो है इतिश्री कर लेती है। वहीं पर जब आबकारी कांस्टेबल एसोसिएशन कोई चीज डिमांड करती है तो वहां उस पर कोई विचार किया ही नहीं जा रहा है। जैसे हमारे विभाग में सब इंस्पेक्टर का पद जो है वो सृजित ही नहीं है। वो 7 साल से फाइल जो है चल रही है, शासन स्तर पे, विभाग स्तर पे चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुई। इस बीच 7 सालों में ही देख लीजिए कि मृत्यु का ग्राफ शराब पीने के बाद कितनी हो गई है, आप समझ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि विभाग कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कुछ सुविधाएं प्रदान कर दे तो निसंदेह जो है कि इस अवैध शराब को जो है जड़ मूल से जो है नष्ट किया जा सकता है। अब जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा कि गाड़ी एक है, सही है कि गाड़ी एक है, 2 है,
और कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जिसका क्षेत्रफल 150 से 200 किलोमीटर ना हो। इतने क्षेत्र का भ्रमण करना, मुखबिरी कराना, आज सारे कार्य जो है वो सिर्फ हाथ पैरों से संभव नहीं है। जब तक आप हमें संसाधन मुहैया नहीं कराएंगे, विभाग को इनका वेतन नहीं ठीक कराएंगे, तब इसका ठीक है चंद्रशेखर जी, दोबारा आऊंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बीच ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विभाग की भी सीमाएं कहां तक हैं, वो भी किस तरह से बाधित है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कितना चुस्त दुरुस्त जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि जहरीली मौतों का यह सिलसिला रुके। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ के 85 तक पहुंच चुका है और जिम्मेदारों ने अब भी चुप्पी साध रखी है। क्या छोटे मोटे स्तर पे निलंबन कर देने से ही काम चल जाएगा या अब की बार जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा? ये अब जरूरी हो गया है, सख्त एक्शन की जरूरत है, ये अब जरूरी हो गया है। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। अभिषेक, इस केस में भी हमने ये देखा कि 2-4 अधिकारियों को, 2-4 जो सिपाही ग्रेड के लोग हैं, 2-4 आबकारी विभाग से लोगों को, निरीक्षक वगैरह को निलंबित करके खानापूर्ति कर दी जाती है और ज्यादा सख्ती होती है तो जांच बिठा ली जाती है। ज्यादातर केसेस में निचले जो लोग हैं उन पर गाज गिरती है, ऊपर वाले लोग बच जाते हैं। ये सिलसिला अब से नहीं, लंबे वक्त से चलता आ रहा है। क्या जरूरत है आपकी जिम्मेदारों को कि वो सामने आए, जवाबदेही दें और जिम्मेदारी भी लें? ये ऐश्वर्या जी, यही बात समझने की जरूरत है। चंद्रशेखर तिवारी जी भी आबकारी विभाग का हाल बता रहे थे और हाल इतने बेहाल हैं कि उन लोगों को जिन्हें सस्पेंड किया जाता है, जिन्हें बर्खास्तगी की धमकी दी जाती है, जिनके खिलाफ फाइल पुटअप करके उनकी जांचें खोली जाती हैं, वो असल में अधिकृत ही नहीं उस दुकान में जाकर चेक करने की। सिपाही और हेड कांस्टेबल अधिकृत ही नहीं है उस दुकान पर जाकर चेक करने के लिए। और संसाधनों की वो हालात हैं कि एक गाड़ी पूरे जिले की सारी शराब की दुकानों को चेक करने के लिए है। बाकी चीजों के लिए आबकारी विभाग सबसे आगे है, राजस्व देता है उत्तर प्रदेश को, सबसे बड़ा राजस्व का भागीदार है, लेकिन वहां की पुलिस के ये हाल है। और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की बात की जाए तो उनसे सैलरी स्लैब भी कम है। तो ये वो सारे साइकोलॉजिकल कारण भी हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार या इस तरह की चीजें सामने आती हैं। अगर उन्हें वर्दी दी गई है, उन्हें फोर्स की तरह
डिप्लॉय किया जाता है, उनको फोर्स की तरह सारे संसाधन दिए जाते, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ रोक जरूर आती। लेकिन इसमें कमी आज तक इस बात की भी है कि चाहे कोई भी आबकारी मंत्री बना, और खासतौर पर अब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार, कभी बिल्कुल। और अब वक्त आ गया है उस कमी को दूर करने का, अब वक्त आ गया है एक सख्त एक्शन लेने का, इसकी डिटेल में जाने का, तह में जाकर के समझने का कि आखिर समस्याएं आती कहां हैं। अभिषेक, दोबारा आऊंगी आपके पास, एक बार फिर से चंद्रशेखर तिवारी जी के पास चलते हैं। चंद्रशेखर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, यह जानना समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, दर्शकों के लिए भी, कि आखिर आबकारी विभागों को गांव-गांव देहातों में जहां पे जहरीली शराब की भट्टियां लगती हैं, उनके बारे में क्या पता नहीं चलता? जो इन शराब को बेचता है उनके बारे में पता नहीं चलता? एक लिमिट से ज्यादा शराब जा रही है, शराब का जो मिक्सचर है वो ठीक तरीके से नहीं है, कहीं केमिकल में ऊंच नीच हो गई, वहां की ऊंच नीच यहां सैकड़ों लोगों की जान ले लेती है। आप लोगों को कहां दिक्कतें आती हैं, या फिर आबकारी विभाग भी इसमें मिला होता है? अगर आबकारी विभाग अपनी समस्याओं को कहे तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होती है? किस किस स्तर पे इसमें समस्या है? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आबकारी सिपाही ग्रामीण में जाता है गांव में, तो उसके पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं होता है। सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो गांव में जा कर के मुखबिरी करावे और उपयुक्त सूचना कलेक्ट कर सके, नंबर एक। दूसरा, यदि हम दबिश की व्यवस्था भी आबकारी सिपाही कराता है या आबकारी निरीक्षक कराता है, तो उसको अपनी फोर्स को लेकर के गांव तक पहुंचना ही असंभव है। ऐसे में जो है कि कोई कितनी दबिश करेगा, कितना शराब नष्ट करेगा, कितनी गिरफ्तारी करेगा, आप स्वयं सभी लोग समझ सकते हैं इस बात के लिए। दूसरी बात, सिपाही को जो है कि बिल्कुल ही जो है कि निचले श्रेणी में रख करके उनका वेतन भी कम दिया जा रहा है, जबकि 6 पे कमीशन ने अभी रिजनिंग कमेटी ने जो है पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन देने के आदेश जारी किए हैं, उन्होंने संस्तुतियां की हैं, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा जो है आबकारी कांस्टेबल को कोई वेतन जो है नहीं दिया जा रहा है। और उसी के साथ जो है न तो आवास है, और न तो इनके पास कोई जो है थाना है, और न तो इनके पास कोई ऐसी भवन है जहां पर दबिश दे करके और रात बिरात जो है विश्राम करें, रुकें या देखें समझें, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जबकि जो है एसोसिएशन बराबर प्रयास किया है प्रमुख सचिव आबकारी आयुक्त से, और सभी से वार्ता चल रही है सत्येंद्र द्विवेदी और अध्यक्ष त्यागी जी की, लेकिन इसका कोई अभी तक के कोई निवारण नहीं मिला है। और बार बार एक ही काम होता है 25 सालों से कि जब भी लोग मरते हैं क्षेत्र के इंस्पेक्टर सिपाही को सस्पेंड कर दो, उसके बाद से काम खत्म हो जाता है। फिर न तो उसको कोई देखता है दोबारा, न तो जाता है, न समझ पाता है। इसलिए कि जब संसाधन है ही नहीं, बिल्कुल अभी विचार ही चल रहा है संसाधन प्रदान करने के लिए। बिल्कुल, यानी कि संसाधनों की भी कमी है यहाँ पर, नीतियां भी गलत बन रही हैं, और उसके ऊपर सरकार के इरादे लचर हैं शराब पर काबू करने को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व इसी से आता है। यही सब वजह हैं जो हर बार जहरीली शराब न जाने कितनी जिंदगियों को निकल लेती है, और वो सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बन के रह जाती है। बहुत धन्यवाद फिलहाल चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में ये पूरी बात को हमें समझाने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा से इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।